हेलो एंड वेलकम टू ओलोपी। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं। दुनिया में जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर वो खड़ी की गई हैं यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा खड़ी की गई एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिससे जापान आज यहाँ पर जूझ रहा है। उसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और मैंने ये बात क्यों बोली है कि दुनिया में जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूएस के द्वारा क्यों खड़ी की जाती हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, आज के टाइम में यहाँ पर अगर बात की जाए चीन की, तो चीन एक सैन्य महाशक्ति बन चुका है। $250 बिलियन का चीन का डिफेंस बजट है आज के टाइम में। हालांकि यूएस से बहुत कम है। यूएस का जो डिफेंस बजट होता है $650 बिलियन है, और चीन का जो डिफेंस बजट है वो $250 है, उसके आसपास कहीं भी नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर चीन यहाँ पर सैन्य महाशक्ति पूरी दुनिया में यहाँ पर बन चुका है, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। चीन कभी भी मिलिटरीली इतना स्ट्रोंग नहीं था जितना कि अब हो चुका है। जब चीन में एक टाइम में व्यापार बहुत हुआ करता था तब भी चीन इतना स्ट्रोंग कभी भी नहीं था, क्योंकि जब भी चीन अगर अपनी मिलिट्री को बिल्डअप करने की इतिहास में कोशिश करता था तभी जापान चीन के ऊपर अटैक कर देता था, और जो मिलिट्री वो बिल्डअप करते थे उसको वहां पर वो शक्तिहीन खत्म कर देते थे। लेकिन जब यहाँ पर बात आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त को एटम बम गिराए। 1.5 लाख लोग तभी मारे गए, और उसके जो घातक परिणाम थे जापान ने लंबे टाइम तक झेले। जापान की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई। तब जापान ने यहाँ पर अपना संविधान बदलाव किया था और अपनी जो आर्मी थी उसको एक डिफेंसिव आर्मी में तब्दील कर दिया था। अपना जो डिफेंस बजट था उसको यहाँ पर बहुत कम कर दिया। तभी यहाँ पर चीन ने मौका देख करके अपनी सेना का निर्माण शुरू किया, और आज चीन की सेना यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, जो कि अब सिरदर्द बन चुकी है यूएस के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए चीन एक सिर का दर्द बन चुका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीन जो है, जो इतना बड़ा सरदर्द दुनिया को यहाँ पर दिया गया है वो यूएस के द्वारा दिया गया है। अगर यूएस जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब से, यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक नहीं करता तो चीन कभी भी सैन्य रूप से इतना यहाँ पर शक्तिशाली यहाँ पर नहीं हो पाता। अब जापान जो है इससे बहुत ज्यादा यहाँ पर पीड़ित है, क्योंकि कई सारी जो चीन यहाँ पर मिसाइलें डालता है ताइवान के ऊपर से, तो वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर के गिरती हैं, और ऐसा कोई भी देश यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो अभी जापान ने ऐलान किया है, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने ऐलान किया है कि जापान अब अपनी मिलिट्री जो है उसका बिल्डअप करेगा। यहाँ पर 70 साल बाद फिर से जापान ने अपने संविधान में दोबारा से बदलाव किया है, और अपना जो डिफेंस बजट है उसको भी यहाँ पर बढ़ाने के बारे में वो बात कर रहे हैं। जापान का अभी के लिए डिफेंस बजट यहाँ पर वैसे बहुत अच्छा डिफेंस बजट है। इस बार उनका डिफेंस बजट $70 बिलियन के आसपास था। लेकिन जापान यहाँ पर अभी तक जापान अपना जो मिलिट्री का जो डिफेंस बजट है अपनी जीडीपी का 1% ही रखता है, लेकिन इन फ्यूचर जापान यहाँ पर इसको 2% बढ़ा करके अपना मिलिट्री का जो डिफेंस बजट है उसको कर देगा। अगर जापान ऐसा करता है तो पूरी दुनिया में जापान यूएस और चाइना के बाद तीसरा ऐसा देश होगा जो मिलिट्री पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा। भारत भी इतना एक्सपेंडिचर मिलिट्री पर नहीं कर रहा है। भारत भी खींचकर अभी $70 बिलियन से एक साल में ही यहाँ पर मिलिट्री पर खर्च करता है, और जापान अगर 2% जापान अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर 2% यहाँ पर जापान अपनी जीडीपी का यहाँ पर खर्च करता है मिलिट्री पर, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक्सपेंशन यहाँ पर हो जाएगा। और जापान यहाँ पर अभी इन्होंने फूमियो किशिदा ने ऐलान किया है, जापान यहाँ पर जो ये मिलिट्री बिल्डअप करेगा उसमें सबसे मेन रोल होगा जापान की नेवी का, और इसीलिए यहाँ पर चीन जो है उसकी चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। जापान ये जानता है कि चीन की जो आर्मी है वो बहुत बड़ी है, उसके पास बहुत सारे डेस्ट्रॉयर हैं, उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, तो उन सबको मात देने के लिए जापान ने यहाँ पर एक नई चाल चली है। जापान देखिए चीन की जो क्वांटिटी है, जो नंबर्स हैं, उनको अपने क्वालिटी से यहाँ पर मात देगा। जापान में आप जानते ही होंगे कि जो भी चीज बनाई जाती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो जापान का एक एक जो डेस्ट्रॉयर शिप होगा वो चीन के 10-10 शिप से यहाँ पर मुकाबला करेगा। देखिए यहाँ पर जापान को जो मेन चिंता है वो यहाँ पर चीन से है, लेकिन जापान यहाँ पर हमेशा यही बोलता रहेगा कि हमें नॉर्थ कोरिया से यहाँ पर बहुत खतरा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कई मिसाइलें दागी हैं जो कि जापान के ऊपर से लिटरली यहाँ पर उड़ करके गई हैं। तो कई मिसाइल टेस्ट नॉर्थ कोरिया के ऐसे हुए हैं, तो नॉर्थ कोरिया का बहाना लेकर के यहाँ पर ताइवान जापान जो उसका सबसे बड़ा जो चिंता है चीन, उसको काउंटर करने के लिए अपनी मिलिट्री का जो बिल्डअप है वो करता रहेगा। चाहे चीन
चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो या फिर रूस हो, तीनों ही देश यहाँ पर जापान के शत्रु देश हैं। रूस के साथ अभी भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद अभी तक जापान ने कोई शांति समझौता यहाँ पर साइन नहीं किया है। दोनों देशों के बीच में कोई जंग तो नहीं हुई, लेकिन कोई शांति समझौता भी यहाँ पर कायम नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ी चिंता की एक बात है। इसके अलावा ताइवान का जो मुद्दा है वो भी जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान नहीं चाहता कि यहाँ पर ताइवान के ऊपर चीन अटैक करके उसको यहाँ पर कब्जा ले, तो इसलिए भी जापान अपनी मिलिट्री का यहाँ पर बिल्डअप कर रहा है। और इससे भारत देखिए बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि भारत भी यहाँ पर चाहेगा कि जापान स्ट्रांग हो। इससे जो पावर ऑफ बैलेंस है चीन के साथ हमको करने में यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी देखिए जो फूमियो किशिदा है, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर 3 स्ट्रेटेजी का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, पहली जो स्ट्रेटेजी है उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, दूसरी है नेशनल डिफेंस गाइडलाइंस और तीसरी है मिड टर्म डिफेंस प्रोग्राम। तो इन तीनों स्ट्रेटेजी के अंतर्गत यहाँ पर जापान अपनी जो मिलिट्री बिल्डअप है उसको यहाँ पर करने वाला है। जापान ने एक बात को यहाँ पर बहुत ही मेन रूप से यहाँ पर कंसीडर किया है कि जापान अब यहाँ पर काउंटर जो स्ट्राइक कैपेसिटी है उसको यहाँ पर डेवलप करेगा, कि अगर कोई देश जापान के ऊपर हमला कर देता है तो जापान पलट करके उसका यहाँ पर जवाब दे पाएगा। जापान यहाँ पर अभी लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप करेगा और यहाँ पर खरीदेगा भी। अभी अमेरिका की जो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज है 1250 किलोमीटर, 500 मिसाइल यहाँ पर जापान अभी रिसेंटली ये खरीदने वाला है। अभी तक की अगर बात करें तो जापान के पास जो मिसाइलें अवेलेबल थी उनकी रेंज मैक्सिमम थी केवल 100 किलोमीटर, लेकिन अभी जापान जो है फर्स्ट यहाँ पर टॉम हॉक मिसाइल्स यहाँ पर खरीदेगा यूएस से, जिनको दुनिया में केवल आज के टाइम में 2 ही देश यूएस और यूके यूज कर रहे हैं। तो उससे यहाँ पर जापान की जो मिलिट्री की पावर है थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ेगी। और जापान जो है अपने आप ही यहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्च यहाँ पर करने वाला है अपनी जो मिलिट्री है उसको एक्सपेंशन करने के लिए। जापान यहाँ पर 2 बड़े वारशिप भी यहाँ पर बनाने वाला है। और जापान ने यहाँ पर ये देखा है, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है जिसको चलते हुए यहाँ पर 10 महीने हो चुके हैं, कल को अगर ऐसा ही वार यहाँ पर चाइना के साथ हो जाता है तो यहाँ पर उसके लिए जो एम्यूनिशन डिपो हैं जापान के पास बहुत सारे होने चाहिए। जापान में अभी के लिए 70 ऐसे एम्यूनिशन डिपो हैं जहां पर वो हथियार रखते हैं और 2035 तक जापान इनको यहाँ पर डबल से भी ज्यादा यहाँ पर नियर अबाउट डबल यहाँ पर 135 तक इनकी संख्या को बढ़ा देगा, ताकि अगर जापान किसी लंबे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है तो जापान के पास यहाँ पर प्रॉपर एम्यूनिशन हो, हथियार यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हो। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि अभी रिसेंटली भारत का जो एम्स हॉस्पिटल है मुंबई में, भारत का जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हॉस्पिटल है, वहां पर चाइना ने साइबर अटैक किया। और मैं लिटरली बताना चाहूंगा, मेरे कजिन का बेटा वहां पर दवाई लेने गया हुआ था, उसको कई दिन तक वेट करना पड़ा और बहुत ही ज्यादा हमने प्रॉब्लम फेस की चाइना के इस साइबर अटैक की वजह से। एम्स के जो कंप्यूटर थे वो ठप पड़े थे और उसकी जो रिपोर्ट्स थी यहाँ पर मेरे कजिन के बेटे की वो टाइम से नहीं मिल पाई। और मैं आपको लिटरली बताना चाहूंगा 4 दिसंबर को मेरी सिस्टर की शादी थी और मेरा कजिन मेरी सिस्टर की शादी में नहीं आ पाया, क्योंकि जो एम्स के जो कंप्यूटर्स थे वो चाइना ने हैक किए थे। तो साइबर वॉरफेयर की जो यहाँ पर इंपोर्टेंस है वो यहाँ पर जापान यहाँ पर समझता है। तो $22 बिलियन यहाँ पर एडिशनल जापान खर्च करेगा साइबर वॉरफेयर को स्ट्रॉन्ग करने में। $14 बिलियन यहाँ पर जापान जो उसकी स्पेस कैपेसिटीज हैं, सैटेलाइट्स हैं जिनसे वो चाइना की यहाँ पर मूवमेंट को, मिलिट्री की मूवमेंट को ट्रैक करेगा, उसके ऊपर भी खर्च किया जाएगा। टोटल यहाँ पर $318 बिलियन का भी जापान ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर वो अपनी मिलिट्री बिल्डअप के ऊपर यहाँ पर खर्च करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है और जो चाइना है उसकी त्योरियां यहाँ पर चढ़ने लगी हैं। दुनिया की देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो यूएस ने ही दी है। एक तो चीन की प्रॉब्लम हो गई, जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करके चीन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया। दूसरा जैसे आतंकवाद का इशू है, अमेरिका में सबसे बड़ा जो आतंकवादी हमला हुआ 9/11 वो तालिबान ने करवाया, लेकिन उसी तालिबान को यहाँ पर खड़ा किया था यूएस ने। जब यहाँ पर यूएसएसआर अफगानिस्तान से होता हुआ इंडियन ओशियन तक पहुंचना चाहता था, यूएसएसआर एक्सपेंशन कर रहा था, तभी यूएसएसआर को रोकने के लिए अफगानिस्तान में इसी तालिबान को यूएस ने यहाँ पर फंड किया था कि आप रशिया जो एम्पायर था पहले सोवियत संघ, उसको यहाँ पर रोको, और तालिबान को यहाँ पर हथियार दिए और ट्रेनिंग दी यहाँ पर। तो इन आतंकवादियों की मदद से ही यहाँ पर सोवियत संघ को अफगानिस्तान के थ्रू जो यहाँ पर इंडियन ओशियन है वहां तक पहुंचने में यूएस रोक पाया था। यूएस ने एक काम तो कर दिया था, लेकिन दूसरा काम यहाँ पर बहुत बड़ी आतंकवादियों की फौज इकट्ठी कर दी थी और जिसने इवेंचुअली यूएस पर अटैक किया। यूएस को यहाँ पर दुनिया आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करके यूएस को लहूलुहान कर दिया था। यहाँ पर देखिए
इसलिए मैंने बोला था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यूएस ने यहाँ पर दी है दुनिया को, चलिए उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस जापान के मिलिट्री बिल्डअप के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।